नेतन्याहू का वॉर अनलिमिटेड, जंग बंद करने को तैयार ट्रंप। जंग के 2 हफ्ते बाद ही ट्रंप का बयान आया, कहा जंग जल्दी खत्म हो जाएगी, ईरान में टारगेट के लिए कुछ नहीं बचा है। लेकिन नेतन्याहू के बयान ने युद्ध का रुख ही बदल दिया। इजराइल ने जंग का बजट बढ़ा दिया, कहा तब तक लड़ेंगे जब तक मकसद पूरा नहीं होता। अमेरिका और इजराइल के साथ मिलकर 6000 से ज्यादा टारगेट को हिट किया गया। ईरान में मिलिट्री हेडक्वार्टर और कमांड सेंटर्स को निशाना बनाया। नतांज और फोर्डो जैसे न्यूक्लियर साइटों को टारगेट किया। बैलिस्टिक मिसाइल साइटों पर स्ट्राइक की। ईरान के नेवी और नेवल बेस पर हमला किया। हर द्वीप में स्पेशल ऑपरेशन चलाया। लेकिन सवाल यह है कि क्या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में फंस गई अमेरिका इजराइल की जंग? हॉर्मुज स्ट्रेट गल्फ में तेल का वो गलियारा जिससे एशिया के 2 बड़े देश चीन और भारत के साथ ही यूरोप के देशों को भी तेल की जरूरतें पूरी होती है। इस गलियारे में सबसे भीषण जंग छिड़ी हुई है। ये दुनिया का सबसे क्रिटिकल चोक पॉइंट है। 20% क्रूड ऑयल और 20% एलएनजी यहीं से गुजरता है। हर दिन करीब 21 मिलियन बैरल। एशिया के देशों की 80% तेल जरूरतें इसी रास्ते से पूरी होती है। अमेरिका और इजराइल से जंग के बाद ईरान ने इसे ब्लॉक कर दिया है, खासकर अमेरिका और इजराइल के जहाजों के लिए। लेकिन इस ब्लॉकेज की वजह से दुनिया भर के जहाज इस रास्ते से गुजरने से डरे हुए हैं। इस जंग में अमेरिका और इजराइल की वॉर स्ट्रेटजी को देखकर नेटो ने भी किनारा कर लिया है। Ich sehe auch gar nicht, dass die NATO irgendeinen Beschluss gefasst hätte in diese Richtung oder zuständig werden könnte für die Straße von Hormuz. Wenn das der Fall sein sollte, dann मिडिल ईस्ट की जंग में हर दिन हालात बदलते जा रहे हैं। तेल ठिकानों पर हमले हो रहे हैं। हॉर्मुज की खाड़ी में भारी तनाव है। अमेरिका और इजराइल के बीच की रणनीति नेटो को समझ नहीं आ रही। तो सवाल है कि ट्रंप और नेतन्याहू इस जंग से हासिल क्या करना चाहते हैं? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जंग लड़ने के लिए ट्रंप चीन को न्योता दे चुके हैं। वो चाहते हैं कि नेटो देश भी जंग में कूद पड़ें। ट्रंप तो नेटो तक को धमकी दे चुके हैं कि अगर मदद नहीं की तो फ्यूचर बहुत बुरा होगा। लेकिन ट्रंप की इन कोशिशों के बाद भी कोई कामयाबी हाथ नहीं लगी है। तो फिर सवाल है कि अगर जंग में ट्रंप को नेटो देशों से मदद नहीं मिली तो क्या वो स्पेशल ऑपरेशन चलाएंगे? जल की इस जंग में नेतन्याहू का नया प्लान क्या होगा? कर्ग आइलैंड। अमेरिका ने 13 मार्च को इस आइलैंड पर बड़ा हमला किया था। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने 90 से ज्यादा मिलिट्री टारगेट को उड़ा दिया। दावा किया कि उसके हमले में माइन स्टोरेज, मिसाइल स्टोरेज, एयर डिफेंस सिस्टम, रडार सब कुछ तबाह हो गया। कर्ग आइलैंड, ईरान का ऑयल का दिल। 90% क्रूड ऑयल इसी जगह से एक्सपोर्ट होता है। जंग से पहले ईरान यहां से 1.55 मिलियन बैरल तेल एक्सपोर्ट करता है। यहां मौजूद लोडिंग टर्मिनल 7 मिलियन बैरल प्रतिदिन तक हैंडल कर सकते हैं। 8 से 10 सुपर टैंकर एक साथ डॉक कर सकते हैं। स्टोरेज टैंक्स में 30 से 34 मिलियन बैरल तक क्रूड स्टोर होता है और अभी भी 18 मिलियन बैरल स्टॉक है। ट्रंप ने इस टारगेट पर तबाही मचाई, लेकिन ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर अभी भी बचा हुआ है। लेकिन कर्ग द्वीप डाउन हुआ तो
तो ग्लोबल ऑयल मार्केट में भयंकर हलचल मच गई। इस जंग से सबसे ज्यादा डर किसे है? सिर्फ ईरान को नहीं, सिर्फ इजराइल को नहीं, बल्कि पूरी दुनिया को। क्योंकि अगर कर्ग द्वीप बंद हुआ या हॉर्मोज की खाड़ी पूरी तरह ब्लॉक हुई तो दुनिया में तेल की सप्लाई हिल जाएगी और तेल की कीमतें इतिहास का सबसे बड़ा उछाल देख सकती हैं। Ich sehe auch gar nicht, dass die NATO irgendeinen Beschluss gefasst hätte in diese Richtung oder zuständig werden könnte für die Straße von Hormuz, wenn das der नेटो के पीछे हटने की वजह क्या है? क्या यूक्रेन वॉर में फंसे होने की वजह से इस जंग में वो नहीं उलझना चाहते, या फिर ईरान के अमेरिका और इजराइल पर हुए पलटवार से डरे हुए हैं? थोड़ी देर पहले ईरान की तरफ से जो मिसाइल अटैक किया गया, एक टुकड़ा यहाँ पे गिरा। मैं दिखाने की कोशिश करूंगा। ये वो गड्ढा है जहाँ पे मिसाइल अभी थोड़ी देर पहले गिरा। बताया जा रहा है कि क्लस्टर बम है। जिस तरीके से क्लस्टर बम की बातें की जा रही हैं, तो यहाँ पे इर्द गिर्द सब कुछ तबाह हुआ था, लेकिन एक ही घंटे के अंदर अंदर यहाँ से तकरीबन 10-15 गाड़ियां जो तबाह हो चुकी थी उनको उठाया गया। और आप देख सकते हैं किस तरीके से ये मलबा जो है ये पूरा उठाया जा रहा है और यहाँ पे बहुत ज्यादा तबाही हुई है। तेहरान अमेरिका और इजराइल पर तेज पलटवार कर रहा है। ईरान ने अब तक कई इजरायली ठिकानों को निशाना बनाया। तेल अवीव, हाइफा और दक्षिण इजराइल के कई एयरबेस तेहरान के टारगेट पर हैं। ईरान का दावा है कि उसके हाइपरसोनिक और बैलिस्टिक मिसाइल इजराइल की एयर डिफेंस को बार बार चकमा दे रहे हैं। हाल ही में ईरान ने इजराइल के खिलाफ सेजिल मिसाइल का इस्तेमाल करके तबाही मचा दी है। 2000 किलोमीटर से ज्यादा की रेंज वाली इस मिसाइल में 1000 किलो का वॉरहेड फिट हो सकता है। IRGC ने दावा किया कि इस मिसाइल ने सिर्फ 7 मिनट में तेल अवीव को हिट किया, जबकि खाड़ी में अमेरिकी बेस को शाहाब 3, इमाद और खुर्रम शहर मिसाइल ने निशाना बनाया। इन मिसाइलों की रेंज 1300 से 2000 किलोमीटर है। इन मिसाइलों की मदद से गल्फ में अमेरिकी बेस में तबाही मचाई गई। बहरीन में अमेरिका के 5th फ्लीट को निशाना बनाया गया, जबकि UAE में थर्ड रडार को हिट किया गया। اینکه تنگه هرمز همچنان باز بمونه که البته از نظر ما باز هست، فقط بسته است به روی دشمنان ما، به روی کسانی که به کشور ما تجاوز ناجوانمردانه را انجام دادن و متحدینشون. तेहरान ने न सिर्फ अपनी बैलिस्टिक ताकत दिखाई, बल्कि अपने तेज तर्रार ड्रोन से अमेरिका और इजराइल के लिए मुश्किलें और ज्यादा खड़ी कर दी। तेहरान के अंदर एक नई रणनीति तैयार की जा रही है। ईरान अब सिर्फ अपनी सेना के जरिए ही नहीं, बल्कि अपने पूरे रीजनल नेटवर्क को एक साथ एक्टिवेट कर दिया है। लेबनान से हिजबुल्ला फ्रंट रोज इजराइल पर रॉकेट दाग रहा है। तेहरान में IRGC पूरे जंग की प्लानिंग कर रही है। इराक में मिलिशिया लड़ाके खाड़ी में अमेरिकी बेस को टारगेट कर रहे हैं, जबकि यमन में हूथी लड़ाके जंग में ईरान का साथ देने के लिए तैयार हैं। ऐसे भी लाल सागर में तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। यमन के हूथी विद्रोही पहले ही कई बार अमेरिकी और इजरायली जहाजों को निशाना बना चुके हैं, और अब अगर समुद्री रास्तों पर ये हमले बढ़े तो फिर तेल ही नहीं बल्कि पूरी ग्लोबल ट्रेड सप्लाई खतरे में पड़ सकती है। उधर अमेरिका ने फारस की खाड़ी और अरब सागर में अपने युद्धपोतों की तैनाती और ज्यादा बढ़ा दी है। एयरक्राफ्ट कैरियर, स्टील्थ फाइटर जेट और ड्रोन स्क्वाड्रन अब लगातार मिडल ईस्ट के आसमान में गश्त कर रहे हैं। खाड़ी की जंग में हर दिन नया ट्विस्ट है। तेहरान पलटवार कर रहा है, इजराइल ऑपरेशन बढ़ा रहा है और अमेरिका नई रणनीति बना रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी वही है, क्या ये जंग यहीं थम जाएगी या फिर तेल, समुद्र और मिसाइलों की इस लड़ाई में दुनिया एक और बड़े युद्ध के मुहाने पर खड़ी है।
ईरान ने खाड़ी से अब यूएस बेस को हटाने की पूरी तैयारी कर ली है। कुवैत में 4 और सऊदी अरब में 11 ड्रोन से अटैक किया गया है। उधर इजराइल पर 7 मिसाइलों से हमला किया है। ईरान ने खाड़ी देशों से कह दिया है कि ये हमले तब तक नहीं रुकेंगे जब तक कि यूएस बेस खाड़ी से पूरी तरह खाली ना हो जाएं। धरती के नीचे कंक्रीट की कई परतों के पीछे जहां सैटेलाइट की नजर भी अक्सर धोखा खा जाती है, नतांज, इस्फान, फोर्डो, अराक और बुशर, यही हैं ईरान की ब्लैक साइट्स, वो गुप्त ठिकाने जहां शक है कि तेजी से परमाणु बम बन रहे हैं। और अब अमेरिका कह रहा है कि अगर जरूरत पड़ी तो इन साइट्स पर सीधे ऑपरेशन होगा। ईरान की ब्लैक साइट, 60% से बम का खौफ। ईरान की ब्लैक साइट में बन गए 10 परमाणु बम। ईरान के परमाणु बम से भस्म होगा इजराइल। रात के सन्नाटे में ईरान की पहाड़ियों के 100 मीटर नीचे एक ऐसी जगह जहां आईएईए यानी अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी भी नहीं पहुंच पा रही, जहां 440 किलो से ज्यादा 60% संवर्धित यानी शुद्ध यूरेनियम गायब हो चुका है। क्या ये ब्लैक साइट्स अब परमाणु बम को जन्म दे रही है? क्या ईरान 440 किलो शुद्ध यूरेनियम से परमाणु बम बना चुका है? अमेरिका और इजराइल इन ब्लैक साइट्स को खत्म करने के लिए तैयार है, लेकिन सवाल यह है, क्या ये यूरेनियम पहले ही कहीं और छिपाया जा चुका है? यूरेनियम 5% शुद्ध है तो न्यूक्लियर प्लांट में बिजली बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। 20% में मेडिकल रिसर्च, वैज्ञानिक प्रयोग और कुछ रिसर्च रिएक्टर में होता है। 60% बहुत खतरनाक स्तर माना जाता है, क्योंकि सिर्फ 3 हफ्ते में इसे 90% संवर्धित करके यानी कि शुद्ध करके बम बनाया जा सकता है। और 90% संवर्धित यूरेनियम से बस 2 से 3 दिनों में परमाणु बम बनाया जा सकता है। 200 किलो 60% संवर्धित यूरेनियम से करीब 5 न्यूक्लियर बम बनाए जा सकते हैं और 440 किलो से 9 से 10 न्यूक्लियर बम बनाए जा सकते हैं। मई 2025 की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के पास 440 किलो 60% संवर्धित यूरेनियम था। ये 9 से 10 न्यूक्लियर बम बनाने के लिए काफी है। जून 2025 के हमलों के बाद आईएईए के पास इन साइट्स को कोई एक्सेस नहीं मिला। सवाल अब ऐसे में यह है कि 440 किलो यूरेनियम का स्टॉक आखिर कहां गया? क्या इस्फान टनल में अभी भी 200 किलो से ज्यादा यूरेनियम है, या इसे फोर्डो जैसे दूसरे संदिग्ध परमाणु ठिकानों पर शिफ्ट किया जा चुका है? आईएईए ने तो यहां तक कह दिया कि हम इन डेटा की पुष्टि नहीं कर सकते। फोर्डो कुम की पहाड़ी में 90 मीटर नीचे पूरी तरह अंडरग्राउंड है। 2025 में अमेरिका ने GBU-57 बंकर बस्टर से यहां हमला किया था। इस्फान एक टनल कॉम्प्लेक्स जहां पर 200 किलो से ज्यादा 60% शुद्ध यूरेनियम स्टोर था। आईएईए डायरेक्टर राफेल ग्रॉसी ने 9 मार्च 2026 को कहा, हम जानते हैं कि आधा से ज्यादा स्टॉक अभी भी वहां अंडरग्राउंड टनल में है। नतांज ईरान की सबसे बड़ी न्यूक्लियर साइट, 2 मार्च 2026 को नया हमला हुआ। स्ट्रेंस बिल्डिंग तबाह हो गई, लेकिन मेन हॉल अभी भी बचा हुआ है। पिक्सेक्स माउंटेन
100 मीटर से ज्यादा गहरी नई ब्लैक साइट जो नतांज के पास ही है। दावा है कि यहां नया चौथा परमाणु प्लांट बन रहा है। आईएईए को इसका सटीक लोकेशन अब तक नहीं पता। पर्चिन मिलिट्री कॉम्प्लेक्स तेहरान से 30 किलोमीटर दूर दक्षिण पूर्व में ये मौजूद है। ये एक हाई एक्सप्लोजिव टेस्टिंग और संदिग्ध न्यूक्लियर वेपन साइट बताई जा रही है। मिनजादी और लविसान चियन तेहरान के उत्तर पूर्व में सबसे गुप्त न्यूक्लियर वेपन डेवलपमेंट साइट्स। इजराइल ने इस जगह भी हमला किया लेकिन पूरी तरह से तबाह नहीं कर पाया। अराब तेहरान से 220 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में है। दावा है कि यहां हैवी वाटर रिएक्टर और दूसरे छोटे साइट्स भी हैं। तुर्कुजाबाद, वरामिन और मरीवान जैसे कुछ संदिग्ध परमाणु ठिकानों की बात भी सामने आई है। ईरान की ब्लैक साइट्स कोई फिल्मी नाम नहीं। आईएईए की रिपोर्ट के इन्हीं अनडिक्लेयर्ड साइट्स को कहा गया है। यही वजह है कि अमेरिका और इजराइल की चिंता लगातार बढ़ती जा रही है, क्योंकि अगर ईरान परमाणु हथियार बना लेता है तो मिडिल ईस्ट की पूरी रणनीतिक तस्वीर बदल सकती है। तो फिर सवाल यह है कि ट्रंप और नेतन्याहू के दिमाग में आखिर चल क्या रहा है? अमेरिका इन ब्लैक साइट को कैसे हैंडल करेगा? अमेरिका के पास पहला ऑप्शन है एयर स्ट्राइक। B-2 स्टेल्थ बॉम्बर से बंकर बस्टर बम गिरा सकता है। जून 2025 में नतांज, एस्फान और फोर्डो पर 14 बम गिराए गए थे। 2026 में नतांज पर फिर एयर स्ट्राइक हुई। दूसरा ऑपरेशन है स्पेशल ऑपरेशंस रेड। डेल्टा फोर्स या यूएस स्पेशल फोर्सेस को यहां भेजा जा सकता है। स्पेशल फोर्सेस ब्लैक साइट्स में घुसकर 60% संवर्धित यूरेनियम को सीज कर सकते हैं या फिर उसे नष्ट कर सकते हैं। तीसरा ऑप्शन है ग्राउंड फोर्स। अगर जरूरत पड़ी तो मरीन्स और स्पेशल फोर्सेस को स्फान और पिक्सेक्स माउंटेन पर भेजा जा सकता है। We have a lot of Navy ships there. We have the best equipment in the world, inspecting for mines. Again, most of their ships are down at the bottom of the sea, but we will hit them so hard that it will not be possible for them or anybody else helping them to ever recover that section of the world. ईरान और परमाणु कार्यक्रम का विवाद आज का नहीं है। करीब 20 साल से ज्यादा समय से दुनिया को शक है कि तेहरान सिर्फ बिजली के लिए नहीं बल्कि परमाणु हथियार की ताकत हासिल करना चाहता है। और इसी शक के बीच बार बार सामने आते हैं ईरान के गुप्त परमाणु ठिकाने, यानी ईरान के ब्लैक साइट्स। लेकिन इन ब्लैक साइट्स को लेकर आईएईए अभी भी अंधेरे में है। अमेरिका इजराइल की सेना ब्लैक साइट्स को टारगेट करने में लगी है, लेकिन सवाल यह है कि अगर 60% संवर्धित यूरेनियम का भूत पहले ही निकल चुका है तो फिर अमेरिका और इजराइल के हाथ से मौका फिसल चुका है।